तो मेरे को लगता है कि चांदी में लगभग आप मान के चलिए 25 से 30% का बैर मिनिमम करेक्शन आना चाहिए, और सोने में वापस 18 से 20% का जब करेक्शन आ जाए उसके बाद लेने के लिए अच्छा मौका है ना। और कॉपर में आप देखो 70% की तेजी 2025 के लो से हाई तक के आते हुए दिखाई दी। तो दूसरी अपॉर्चुनिटीज पर ध्यान दीजिए, अभी यहाँ पर रिस्क है थोड़ा, मतलब आप डोंट एक्सपेक्ट कीजिए कि आप सोना आपको 1 लाख के नीचे मिल जाएगा, नहीं आने वाला, ना चांदी आने वाली है। $7 बिलियन का सेलिंग आ सकती है गोल्ड में, और सिमिलर काइंड ऑफ 7 बिलियन के करीब का चांदी में। हाँ, अगर आप निवेशक है तो मेरा पर्सनल व्यू है कि आज 80% की तेजी के बाद अगर आप फिर से 80% की तेजी की उम्मीद कर रहे हो, वो गलती है। क्योंकि देखिए लॉन्ग टर्म अभी भी सोने में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आगे लंबी तेजी रह सकती है। ये जो इवेंट हुआ है ये लिटरली 2026 के लिए रिमार्केबल, नए साल में नया इवेंट के साथ डोनाल्ड ट्रम्प ने स्टार्ट किया है, ये इम्पैक्टफुल रहेगा पूरे ग्लोबल इकोनॉमी के लिए। सोने में करीबन 20% के आसपास का एक्सपोजर पिछले साल था, इस बार उसको घटाकर 14.9% का रखेंगे। कॉपर पे एलोकेशन बढ़े हैं, तो मुझे लगता है जो हमने पहले भी बात की थी कि कॉपर इज अ न्यू गोल्ड, सिल्वर इंस्टीट्यूट की लेटेस्ट जो रिपोर्ट देखी थी मैंने, वहां पे 200 मिलियन आउंस का चांदी के अंदर इन्वेस्टमेंट के तौर पे एड ऑन हुआ है। लेकिन अभी हमने देखा चांदी एक कंजम्पशन मेटल भी बन चुका है। अब वो कंजम्पशन चाहे आप इंडिविजुअल के रूप में पकड़ लीजिए या इंडस्ट्री के रूप में, कल की जो गिरावट थी उसमें सबसे बड़ा कारण जो था वो था बीकॉम, मतलब ब्लूमबर्ग के जो कमोडिटी इंडेक्स है उसके अंदर वेटेज में चेंजेस। 500% टैरिफ पे कोई भी इकोनॉमी सरवाइव नहीं कर सकती। इट कुड बी इंडिया, चाइना और इवन यूएस, क्योंकि इंडिया ने काफी आई थिंक मोर देन 20 कंट्रीज में एफटीए साइन किए हैं। कल एग्री कमोडिटी में जबरदस्त गिरावट रही थी, बट डीआईएस के पास आज भी पैसे का फ्लो जो है ये कहीं ना कहीं इस चीज को एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रही है। चांदी है, चांदी $100 जाएगी क्योंकि कंजम्पशन वाली कमोडिटी है, बट आप मान के चलिए 25-30% का करेक्शन भी ड्यू है। तो थोड़ा वेट कीजिए, चढ़ के मत लीजिए। फोमो है, आज 180% एक साल में आना कोई नॉर्मल बात नहीं है। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द स्वतंत्र। अमेरिका ने वेनेजुएला पे एकदम हॉलीवुड स्टाइल में हमला किया, वहां के राष्ट्रपति को अगवा किया, अपने देश ले गए, ट्रायल चलाएंगे। ये सब तो हो ही रहा है, साथ साथ अब अमेरिका ने एक बिल ले आए हैं जिसमें कहा है कि 500% टैरिफ लगाएंगे उन देशों पर जो रूस से तेल लेते हैं। जाहिर बात है ये इंडिया, भारत, हिंदुस्तान के लिए भी चिंता की बात है। और इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं केडिया एडवाइजरीज के अजय केडिया साहब, जो वित्तीय विशेषज्ञ भी हैं और जियो पॉलिटिकल सिचुएशंस पर काफी बारीक नजर रखते हैं। अजय सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द स्वतंत्र पर। बहुत बहुत विकांत जी, धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। सर, सबसे पहले तो क्या देखा जाए, 500% टैरिफ, अभी तो हम लोग 50% और उन सब पे बातें सुलझाने की कोशिश कर रहे थे, अब ये बड़ा खतरा सामने दिखाई दे रहा है। देखिए पता नहीं मुझे मार्केट में क्या है, लेकिन काफी जन से बोलते हैं कि भाई इसको सीरियसली लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, बिकॉज एक चीज आप समझिए, 500% टैरिफ पे कोई भी इकोनॉमी सरवाइव नहीं कर सकती। इट कुड बी इंडिया, चाइना और इवन यूएस। फ्रैंकली अभी नए साल में हम एंटर कर चुके हैं और नए साल में काफी दोस्त यूएस से आए थे, ऐसी बात डिस्कशन चल रही थी, बोला महंगाई बहुत ज्यादा है। तो आप ये सोचिए, इंडिया आज काफी एग्री प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करती है, काफी चीजें हम लोग एक्सपोर्ट में जाती है। अगर चीजें महंगी होगी तो डोनाल्ड ट्रंप को मुझे नहीं लगता उसको कोई इम्पैक्ट पड़े, लेकिन जो वहाँ की आम जनता है उस पर ज्यादा प्रेशर पड़ता हुआ दिखाई देगा, और अल्टीमेटली इसके आने वाले इलेक्शंस पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये डराने वाली बात है, और जो कहावत है ना, पहले आंख कौन झपकाता है, इंडिया या यूएस, वो इम्पोर्टेंट है। तो मुझे लगता है देखिए 500% का टैरिफ इससे पहले भी चाइना पे लगाया गया था, फिर बातें हुई, चाइना ने रेयर अर्थ मेटल के एक्सपोर्ट पे बैन कर दिया था, तो तुरंत बातें होने लग गई और नॉर्मलाइज हो गया। तो अनलेस एंड अनटिल अब मुझे लगता है टाइम है कि इंडिया और चाइना और थोड़े कड़े स्टेप ले, तो मे बी पॉसिबल है कि हम देख सकते हैं इसमें वापस एक ट्रेड टॉक पे चालू हो जाए बात। क्योंकि आज मॉर्निंग में जो अपडेट आ रही थी उसमें ये तो क्लियर है कि अभी फर्दर कोई बात नहीं हो रही है इस पे, और इंडिया आई डोंट थिंक के एज ऑफ नाउ, क्योंकि इंडिया ने काफी आई थिंक मोर देन 20 कंट्रीज में एफटीए साइन किए हैं, तो इंडिया भी नए मार्केट की खोज में लगा हुआ है एज ऑफ।
सर लेकिन इस फैसले की भले ही इसमें क्योंकि अभी समय लग सकता है, लेकिन इस फैसले की आहट ने बाजार को एकदम परेशान कर दिया था। कल 4 महीने की बड़ी गिरावट देखी गई थी, और पिछला जो बीता हुआ साल था वो बाजार की दृष्टि से, मार्केट की दृष्टि से अच्छा नहीं गया था। तो इंडियन मार्केट तो भयानक फ्लक्चुएट हुई इस फैसले से। और इस तरीके के तो ट्रम्प का जो मूड रहता है, वो कभी भी कुछ भी बोल देते हैं, तो पूरी तरीके से अब डिपेंडेंट उस पर दिखाई दे रहा है। देखिए कल का दिन काफी इंपॉर्टेंट रहा, बिकॉज कल आप इक्विटी मार्केट में देखिए गिरावट थी, हम्म। सोने चांदी में ठीक है, दूसरा कोई अन्य कारण थे उसकी वजह से गिरावट थी। लेकिन कल एग्री कमोडिटी में जबरदस्त गिरावट रही थी, जैसे गवार है 6% की गिरावट, मसालों में 4-4% गिरावट। ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि यस, डोनाल्ड ट्रंप का जो बुखार है वो मार्केट को जल्द पकड़ता है। और इक्विटी मार्केट तो कोई भी देश का एक बैरोमीटर होता है, तो कुछ भी अगर अनसर्टेनिटी होगी तो पहले बुखार तो मार्केट को छटता है। तो यस, डोनाल्ड ट्रंप के चलते हमने पिछले एक साल में देखा मार्केट में अनसर्टेनिटी बढ़ी जरूर है, बट अब ये डाइजेस्टेड अनसर्टेनिटी, हमें पता है डोनाल्ड ट्रंप आएंगे कुछ बोलेंगे, उसका इम्पैक्ट तो आएगा। तो मुझे नहीं लगता है कल मार्केट में जो गिरावट आई भी है, ठीक है 25, 400, 500 तक के लेवल पहले भी देखे गए हैं, बट अभी भी आप पैसे का फ्लो देखोगे, देखो एफआईज तो वैसे भी आप देखिए 2-3 सालों में ज्यादा पार्टिसिपेशन नहीं कर रही है, बट डीआईएस के पास आज भी पैसे का फ्लो जो है ये कहीं ना कहीं इस चीज को एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रही है। बट यस, इससे जो ट्रेड्स है उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, और उसका अल्टीमेटली सेक्टर पे, स्टॉक पे, वैल्यूएशन पे काफी इम्पैक्ट पड़ेगा, जिसके चलते आज हम इक्विटी मार्केट में ये गिरावट देख रहे हैं। लेकिन सर सोने और चांदी में भी कल गिरावट ठीक ठाक आई थी। चांदी में करीब 12% 12,000 के करीब की गिरावट थी, हालांकि आज कुछ बढ़ा। तो इसको किस तरीके से देखा जाए, अब सोने और चांदी को किस तरीके से लिया जाए सर? देखिए 2025 एक ऐतिहासिक साल था, हम भी एक्सपेक्ट करके चल रहे थे मार्केट में तेजी आएगी, बट हमारे एक्सपेक्टेशन के बियॉन्ड बियॉन्ड हमने देखी, हमने 1.5 लाख तक की टारगेट रखे थे, मार्केट 2.5 लाख भी दिखा देता है। तो पहला चीज है फैक्टर जो जो हमने इससे पहले भी डिस्कस किए थे, डी डॉलराइजेशन, इंटरेस्ट रेट में कटौती, सेंट्रल बैंक की बाइंग, ये सारे फैक्टर आज भी बने हुए हैं। लेकिन अब एक एक चीज मैच्योर होती जा रही है, तो मुझे लगता है वॉल्टिलिटी तो ऐसी रहेगी। कल की जो गिरावट थी उसमें सबसे बड़ा कारण जो था वो था बीकॉम, मतलब ब्लूमबर्ग के जो कमोडिटी इंडेक्स है उसके अंदर वेटेज में चेंजेस, क्योंकि ये हर साल का पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग का एक एक्ट होता है, जो मैंने पिछली बार भी आपके चैनल पे बताया भी था। यहाँ पे हुआ क्या है कि कोई भी असेट क्लास के अंदर या कोई भी सेक्टर के अंदर 33% का एलोकेशन आना चाहिए, और उसमें भी एक सिंगल कमोडिटी में 2026 में 15% से ज्यादा सिंगल एक्सपोजर नहीं आ सकता है। सोने में करीबन 20% के आसपास का एक्सपोजर पिछले साल था, इस बार उसको घटाकर 14.9% का रखेंगे। इसका मतलब है 7 बिलियन डॉलर का सेलिंग आ सकती है गोल्ड में, और सिमिलर काइंड ऑफ 7 बिलियन के करीब का चांदी में। क्योंकि ये मायने इसलिए रख रहा है विक्रांत जी कि 100 बिलियन का ये फंड है। आप सोचिए 100 बिलियन का अगर कुछ पोर्टफोलियो रिसाइकलिंग होता तो उसका इम्पैक्ट तो मार्केट पे आना है। तो ये कल गिरावट आई थी। हाँ, एक चीज ध्यान रखिए, उसमें चांद कॉपर पे एलोकेशन बढ़े हैं। तो मुझे लगता है जो हमने पहले भी बात की थी कि कॉपर इज अ न्यू गोल्ड, तो मुझे लगता है यस, इंडस्ट्रियल मेटल पे और एग्री मार्केट पे उनका वेटेज बढ़ा है, लेकिन सोने और चांदी में पोजीशन उन्होंने काफी कम की है। सर पिछले दिनों चांदी पर चाइना ने भी अपने नियमों में बदलाव किया और एक्सपोर्ट के नियमों में बदलाव किया। कहा कि कई तरह के अब शर्तें रहेंगी, छोटे जो वहां के एक्सपोर्टर हैं उनके लिए बड़ी मुश्किलें हो गई हैं। तो इन सब का असर किस तरीके से चांदी के बाजार पर पड़ता हुआ आपको दिखाई दे रहा है? देखिए चांदी ने अपना रूप चेंज कर लिया है। हम्म। पहले हम चांदी को दो नाम से जानते थे, एक है पुअर मैन गोल्ड मतलब गरीबों का सोना, हाँ। और दूसरा जाते थे सैडो मेटल, मतलब सोने में जो मूवमेंट आएगा वो चांदी में भी हाँ आएगा। बिल्कुल। लेकिन अभी हमने देखा चांदी एक कंजम्पशन मेटल भी बन चुका है। अब वो कंजम्पशन चाहे आप इंडिविजुअल के रूप में पकड़ लीजिए या इंडस्ट्री के रूप में, क्योंकि हाँ। आज चांदी ईवीज में, सोलार में, 5G में सभी जगह पे यूज होती है। तो अब चाहे जैसे ही यूएस ने इस चीज को समझ के क्रिटिकल मेटल की लिस्ट में चांदी को डाला, तो हम्म। चाइना को भी समझ में आ गया कि ये मेटल एक ऐसा है जो सेमीकंडक्टर सभी जगह पे यूज होता है, और इस पे कंट्रोल करने पे ही हम जीत सकते हैं। आज से 40 साल पहले तेल की लड़ाई होती थी। हाँ। क्यों? जिसके पास तेल है, आज लड़ाई तो आज भी तेल की है, वेनेजुला में तेल ही ज्यादा था इसलिए तो डोनाल्ड ट्रंप तेल लेने चले गए। तो हाँ। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अब मेटल की लड़ाई रहेगी, क्योंकि जब एआई वर्ल्ड है, डिजिटल वर्ल्ड में, तो कॉपर और जिंक ऐसी कमोडिटी, कॉपर और चांदी एक ऐसी कमोडिटी है जो सारे एनर्जीज में यूज होते हैं हर फॉर्म में। तो मुझे लगता है यस, यहाँ पे चांदी का जो उपयोग है वो बहुत ज्यादा बढ़ा है, और इसी के चलते चाइना ने इस पे कर्व लगाया, एक्सपोर्ट के ऊपर बैन नहीं लगाया, बट हाँ। उसने रैशनल करने की कोशिश की है
कंट्रोल करने की कोशिश की है। उसी के नतीजन हमने ये दिसंबर मंथ में $30 की तेजी आते हुए देखी, जहां पे प्राइजेस लगभग $50 के करीब आ चुका था, 50-52 डॉलर, और ऊपर में हमने $84 का लेवल देख लिए थे। लेकिन सर आप जो कह रहे हैं कि तेल का खेल है, वो तो है ही बिल्कुल वेनेजुएला वाला। लेकिन कई चीजें सर लोग कह रहे हैं कि उसका जो चांदी का बड़ा भंडार है, वो क्रिप्टो का बड़ा भंडार है वेनेजुएला का, वो तो अमेरिका की नजर तो एक तरह से वहां के पूरे संसाधनों पर है। और अब तो अमेरिका वेनेजुएला के साथ साथ ग्रीनलैंड की भी बात कर रहा है। देखिए, मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप जैसे इकोनॉमी को संभालने की कोशिश, डेस्परेट कोशिश करते हैं। हम्म। अब इसमें मुझे लगता है पांच बड़े, एक ही वेनेजुला पे अटैक करके पांच चीजों का सॉल्यूशन निकाला है। हम्म। पहला, तेल भंडार। तो हम्म। यस, जिसके पास तेल है वो राजा है। हाँ। तो उसके लिए उन्होंने ये किया, क्योंकि आज सब जानते हैं वेनेजुला के सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व है। हम्म। दूसरा, यूएस में 38 ट्रिलियन का एक डेट बना हुआ है, और हाँ। हर साल वो डेट बढ़ रहा है। हम्म। अब आप ये देखिए, कुल मिलाकर अगर हम क्रूड ऑयल, गोल्ड, सिल्वर, रेयर अर्थ मेटल, तो कुछ वैल्यूएशन आ रहा है करीबन 18 से 20 ट्रिलियन का। हम्म। ये एक रिजर्व है वेनेजुला के पास। और ये कहीं ना कहीं चाइना अगर इसको सॉरी, यूएस अगर इसको लेता है, ले ही लिया है, जिस ढंग से हमने स्टेटमेंट देखे हैं, तो ये चुपचाप जो लिया गया है, ये कहीं ना कहीं इनका जो डेट है उसको कम कर देगा। हम्म। थर्ड, वेनेजुला 90% अपना तेल चाइना को एक्सपोर्ट करता है। तो कहीं ना कहीं चाइना की इकोनॉमी को फेंसिंग करने की कोशिश गई है। हाँ। फोर्थ, जो लैटिन अमेरिकन देश है आजू बाजू में, इनके ऊपर भी दबाव बनाने की कोशिश की गई है कि देखो, आज रशिया यूक्रेन आज 3 साल से चल रहा है, लेकिन मैंने खाली 3 घंटे में सबको सही कर दिया है। तो ये अपना दबदबा बनाने की कोशिश कर रहा है। हाँ। फोर्थ, ब्रिक्स कंट्रीज में, क्योंकि वेनेजुला ने कहा है हम ब्रिक्स कंट्रीज ज्वाइन करना चाहेंगे, और जहाँ पे भी तेल लगेगा वहां पे बिना डॉलर के हम देने की तैयारी करेंगे। तो हम्म। ये डॉलर का दबदबा फिर से बढ़ाना, और एज ए वॉच डॉग ऑफ वर्ल्ड, ये पदवी वापस सिक्योर करने की कोशिश की गई है। एक ही एक्शन से, 3 घंटे के एक प्रोग्राम से, ये पांचों चीजों में कंट्रोल किया जा रहा है। हाँ। सर तो अब किस तरीके का भविष्य दिखाई दे रहा है सर गोल्ड और सिल्वर को? हालांकि अब तो जिस तरीके की जियो पॉलिटिकल सिचुएशन बन रही है, उसको देखते हुए कुछ भी कहना बहुत खतरनाक होगा। लेकिन किस तरह का दिखाई दे रहा है मोटा मोटा? देखिए, मेरी भी उम्मीद थी कि सेकेंड हाफ के अंदर जो भी फैक्टर्स है वो धीरे धीरे सेटल्ड आउट हो जाएंगे, जैसे रशिया यूक्रेन है, मिडिल ईस्ट में कुछ सेटलमेंट हुआ, लेकिन अब आप देख रहे हैं कि ईरान वाला सीन हाँ। वापस गर्म आ रहा है। आज सेंट्रल तो बैंक वहाँ की बहुत बाइंग हालत घटी। खराब है सर। हाँ। बिल्कुल, इंटरनेट भी बंद हो गया, ऐसी भी कुछ हाँ। खबर आ रही थी। बिल्कुल तो बिल्कुल। कहने का मतलब, मुझे लगता है जो जियो पॉलिटिकल फ्रंट जब तक ये सेटल डाउन नहीं होगा, सोने हम्म। को सपोर्ट मिलेगा। लेकिन अभी आप ये देखिए, जो इन्वेस्टमेंट है, ईटीएफ्स है या ईटीपीज है, उसमें जो इन्वेस्टमेंट है, उदाहरण के तौर पे सिल्वर इंस्टीट्यूट की लेटेस्ट जो रिपोर्ट देखी थी मैंने, वहां पे 200 मिलियन आउंस का चांदी के अंदर इन्वेस्टमेंट के तौर पे एड ऑन हुआ है। हाँ। अब ये होता है चंचल, और अभी मैंने बात भी की थी बीकॉम की, ब्लूमबर्ग कमोडिटी इंडेक्स की। अगर वहां से ये पैसा निकलता है, या सोने में 20% एलोकेशन की जगह पे अगर अभी ये 15% पे आ जाता, मतलब 7 बिलियन, और 7 बिलियन चांदी में अगर 14 बिलियन अगर निकलता है, तो उसका असर तो आएगा। तो मेरे को लगता है कि चांदी में लगभग आप मान के चलिए 25 से 30% का बैर मिनिमम करेक्शन आना चाहिए, और सोने में वापस 18 से 20% का जब करेक्शन आ जाए, उसके बाद लेने के लिए अच्छा मौका है। देखिए, लॉन्ग टर्म अभी भी सोने हाँ। में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आगे लंबी तेजी रह सकती है, हाँ। लेकिन उससे पहले करेक्शन या टाइम करेक्शन होना बहुत जरूरी। चांदी है, चांदी $100 जाएगी, क्योंकि कंजम्पशन वाली कमोडिटी है। हाँ। बट आप मान के चलिए 25-30% का करेक्शन भी ड्यू है। तो हाँ। थोड़ा वेट कीजिए, चढ़ के मत लीजिए, फोमो है। आज 180% एक साल में आना कोई नॉर्मल बात नहीं है। तो हाँ। यहाँ से बहुत बार होता है, 2011 में भी ऐसे ही हुआ, 1980 में भी ऐसे ही हुआ। तो थोड़ा सा कॉशियस रहना है, संयम बरतना है, और दूसरी कुछ अपॉर्चुनिटी मिले, जैसे कॉपर मैंने बताया भी था। हाँ। और कॉपर में आप देखो 70% की तेजी 2025 के लो से हाई तक के आते हुए दिखाई दी। तो दूसरी अपॉर्चुनिटीज पर ध्यान दीजिए, अभी यहाँ पर रिस्क है थोड़ा। हाँ। सर अगर एक चीज ये जानना चाहूं कि क्योंकि अब पिछले एक साल से हमने जनवरी से देखा दिसंबर तक कोई स्टेबिलिटी नहीं दिखाई दी सोने और चांदी में। अब उम्मीद की जा रही थी कि हो सकता है कि जनवरी में कुछ स्टेबिलिटी आए, अब वैसा भी नहीं दिखाई दे रहा है। और अभी आप बता रहे थे थोड़ा सा सर इसके बारे में कि स्टेबिलिटी की कब उम्मीद की जा सकती है। और दूसरा, अगर हिंदुस्तानी इंडियन करेंसी में अगर आप थोड़ा सा बता पाए। सबसे पहले देखो, स्टेबिलिटी को हम दूसरे वर्ड से कन्वर्ट करते हैं, वो है वॉलेटिलिटी। हम्म। ठीक है, मार्केट में वॉलेटिलिटी कब आती है? जब अनसर्टेनिटी के कुछ इवेंट्स होते हैं। तो पहला होता है जियो पॉलिटिकल। तो क्या जियो पॉलिटिकल टेंशन है? यस है।
चाहे यूएस वेनेजुला बोलो, यूएस ईरान बोलो, चाइना ताइवान बोलो। क्योंकि जिस ढंग से जो एक्शन यूएस ने वेनेजुला पे लिया, कल को अगर चाइना ताइवान पे ले लेगा ताइवान, ना, बिल्कुल। तो कोई कुछ बोलने जैसा नहीं रहेगा। क्योंकि रशिया यूक्रेन पे हुआ तब एक्शन लिया, लेकिन यूएस का रहे तो कोई नहीं। तो वहां पे एक मुझे लगता है वॉल्टिटी बना हुआ है। सेकंड, या सेंट्रल बैंक की बाइंग कंटिन्यू चली रही है। हम्म, इन्वेस्टमेंट के लिए रीसैफलिंग या री एडजस्टमेंट जो होंगे, ये भी इम्पैक्ट करेगा। बट सबसे बड़ा मुझे जो लग रहा है वो डोनाल्ड ट्रंप है। हाँ, बिकॉज जिस ढंग से इनके जो एक्शन है, चाहे इंडिया के अगेंस्ट हो, चाहे चाइना के अगेंस्ट हो, चाहे रशिया के अगेंस्ट है, ये अनसर्टेनिटी करता रहेगा। तो आई थिंक अगले महीने भर के अंदर जब तक ये चीज सेटल नहीं होगी, कोई भी चीज बोलना बहुत डिफिकल्ट है। बट हाँ, 2026 में भी मुझे लगता है कि एक बार कोई भी एक दो चीजें अगर सेटल डाउन होती है, तो जो प्रीमियम है, रिस्क प्रीमियम है, वो हम्म, काफी हद तक कम हो जाएगा। उसमें एक चीज और लास्ट ऐड करना चाहूंगा, जी, वो है माइनर्स। माइनर्स मतलब बच्चे नहीं, जो हम्म, माइन करते हैं सोना चांदी को। क्योंकि हाँ, जिस ढंग से सोने चांदी कॉपर के भाव बढ़े हैं, तो हाँ, जो पुरानी माइंस में जो अनरेस्ट चल रहे थे, अब भाव बढ़ गए तो उनके लिए भी फ्रूटफुल है। हाँ, तो माइनर्स क्या करते हैं, अभी अपने प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं, प्लस हेजिंग में आ जाते हैं। क्योंकि उनको लगता है कि ये टॉप भाव है, यहाँ से गिर सकते हैं। तो अभी हेजिंग एक्टिविटी मुझे लगता है कि फर्स्ट क्वार्टर में बढ़ते हुए दिखाई देगी। वो एक बड़ा संकेत रहेगा मार्केट की गिरावट का। क्योंकि अब सप्लाई धीरे धीरे हायर भाव पे आने, चाहे ओल्ड गोल्ड की बात कर लो, हाँ। चाहे आप सेलिंग की बात कर लो, प्रॉफिट बुकिंग की बात कर लो। सर, देश के बड़े उद्योगपति हैं उदय कोटक, उन्होंने अपना एक पिछला 2004 का ट्वीट आज को ट्वीट किया है। और उन्होंने ये कहा है कि 2004 में जैसा उनका अनुमान था वही साबित हो रहा है। दरअसल नवंबर में उन्होंने कहा था कि संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए जो है वो दुनिया की अग्रणी सैन्य, वित्तीय और तकनीकी शक्ति के रूप में ट्रंप प्रशासन के तहत अपने प्रभुत्व को और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करेगा, और तमाम देशों को इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो अब तो एकदम साफ दिखाई दे रहा है कि ट्रम्प जो है वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। तो ये तो हर देश के लिए एक बड़ा खतरा है, दुनिया के। नहीं, बिल्कुल। देखिए, अभी हमने पिछला जो टर्म देखा था ट्रम्प का, वो टाइम पे हमने देखा कि अफगानिस्तान से विड्रॉवल होना, हाँ, सेकेंडली जॉय बाइडेन का आना, तो वो बहुत ही डिफेंसिव रहा यूएस के लिए। यूएस अपनी एग्रेसिव नेचर के लिए जाना जाता है। क्योंकि डेफिनेटली देखो, टेक्नोलॉजी में, मिलिट्री के अंदर और एक्शन लेने में हाँ, ये काफी सक्षम है। हाँ, लेकिन हमने जॉय बाइडेन के समय में थोड़ा सा कंस्ट्रेंट देखा, और डोनाल्ड ट्रंप के ही टाइम पे भी हमने देखा ज्यादा नहीं था। लेकिन अब जो एक्शन वेनेजुला में हुआ है, ये डेफिनेटली नई रणनीति बनाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिकॉज ये एग्रेसिव मोड है यूएस का। और डॉलर में बहुत जन बोलते थे कि डॉलर क्रैश कर जाएगा, बट मुझे लगता है कि यूएस जाना ही जाता है सरप्राइज देने के लिए। और ये जो इवेंट हुआ है, ये लिटरली 2026 के लिए रिमार्केबल, नए साल में नया इवेंट के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने स्टार्ट किया है। ये इम्पैक्टफुल रहेगा पूरे ग्लोबल इकोनॉमी के लिए। सर, एक सवाल ये भी जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से रशिया के एक शिप को पकड़ा गया, तो रशिया भी, क्रेमलिन भी चुप रहने वाला तो नहीं है। पुतिन साहब थोड़ा, वो कहावत है हिंदी में कि ठंडा करके खाते हैं, तो वो भी इन सब चीजों को देख तो रहे होंगे। तो देश, दुनिया में क्या एक थर्ड वर्ल्ड वार की भी संभावना, खतरा, आशंका ऐसा बनता हुआ दिखाई दे रहा है? क्योंकि अब ये चर्चाएं तो बहुत तेजी से शुरू हो गई हैं चारों तरफ, जिस तरीके से तनाव फैलता जा रहा है, और उसका असर क्या होगा? नहीं, बिल्कुल। देखिए, थर्ड वर्ल्ड वॉर वाली सिचुएशन हम पिछले 20-25 साल से सुन रहे हैं, हम्म, होगा। बट आज की डेट में टू बिग टू फॉल जैसी सिचुएशन हो जाती है। क्योंकि आज अगर समझो रशिया और यूएस आमने सामने आता है, या चाइना और यूएस आमने सामने आ जाता है, हम्म, तो आप मान के चलिए ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक वाली सिचुएशन रहेगी। हम्म, और इसको सल्टाना या समझाना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो आज की डेट में वो चीज इमेजिन करना किसी के लिए भी बहुत डिफिकल्ट है। हम्म, हाँ, अब इसके अदर इम्प्लीकेशन है या अदर तरीके हैं। वो है जैसे वॉर, टैरिफ वॉर। हम्म, आप चाइना के साथ आप देख लीजिए, 2016 से टैरिफ वॉर चल रहा है। हाँ, आज आप रशिया पे देख लीजिए, आप बैक टू बैक जितने टैरिफ्स लगे हैं, सैंक्शंस लगे हैं, उतने तो वर्ल्ड में किसी के नहीं लगे हैं। तो कोई ना कोई दूसरे तरीके से होगा। आमने सामने आना मुझे बहुत डिफिकल्ट लगता है इमेजिन करना। मैं उतना देखो इसमें सक्षम नहीं हूँ। हाँ, काफी अपने पॉलिटिकल हाँ। जो बोल सकते हैं ब्रेनर है, बिग वैसे भी ब्रेनर है, युद्ध के वो तरीके ज्यादा अच्छा बदल बता गए पाएंगे। अब। हाँ, युद्ध के हाँ, तरीके भी लेकिन बदल गए देखिए, अब। मुझे हाँ, पर्सनली मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ये थर्ड वर्ल्ड वॉर वाली सिचुएशन आ जाएगी। क्योंकि आज सब जानते हैं कि आज चाहे यूएस हो, चाहे चाइना हो, चाहे इंडिया हो, चाहे रशिया हो, ये न्यूक्लियर कैपेबल नेशंस बन चुके हैं। तो हाँ, इंडिया काफी रेस्पॉन्सिबली इस चीज को हैंडल करता है, और बाकी कंट्रीज का तो बोल नहीं सकते। हाँ, लेकिन आई थिंक कि वैसा तो नहीं होंगे, बट जो ये ट्रेड्स पे जो इम्पैक्ट है ना, हाँ। ये और रेस्ट्रिक्शन या इम्पैक्ट करेगा, जिसकी वजह से अल्टीमेटली असर तो देखो आम आदमी पे आना ही आना है।
एक बस अंतिम सवाल सर जाते जाते, क्योंकि हमारे चैनल को छोटे और जो निवेशक जिन्होंने पिछले साल चांदी और सोने का खेल देखा, वो लोग खूब देखते हैं, वो कई सवाल पूछते हैं उन सबका। अब ज्यादातर सवाल ये रहता है कि अब क्या किया जाए। तो ऐसे लोगों को, हालांकि हम किसी तरह का सुझाव या सिफारिश नहीं कहते, लेकिन एजुकेट करने की दृष्टि से उनको क्या कह सकते हैं? देखिए भाई, मुझे लगता है कि सोने और चांदी में जब भी तेजी आती है ये परपेचुअल तेजी होती है। ऐसा नहीं होता कि एक साल तेजी का और फिर मार्केट बंद दिया है। हाँ, करेक्शन एक अलग चीज है, क्योंकि पिछले साल भी हमने दो बड़े करेक्शन देखे थे। हमने 8-9% का करेक्शन अप्रैल मई में देखा था, और 20%, 18% का करेक्शन हमने लगभग अक्टूबर में देखा था। अक्टूबर, दिवाली तो के करेक्शन इनकार नहीं किया जा सकता। और दूसरा, सोना चांदी कभी भी है ना टाइम करेक्शन में आता है। मतलब आप डोंट एक्सपेक्ट कीजिए कि आप सोना आपको 1 लाख के नीचे मिल जाएगा, हाँ, नहीं आने वाला, ना चांदी आने वाली है। हाँ, हाँ, करेक्शन में आप, जैसे मैं बता रहा हूँ, कोई 20% का करेक्शन सोने में और 25 से 30% चांदी, चंचल है, हम्म, उतना आ सकता है। लेकिन अब ये नया बन जाएगा। अच्छा, एक चीज और कभी भी ध्यान रखिए जी, कि कभी भी अगर आपके घर में शादी ब्याह या कुछ भी है, तो आप लेके चलिए। क्योंकि देखिए, जब हम कंजम्पशन कर लेते हैं, मतलब शादी ब्याह या गिफ्टिंग के लिए ले लेते हैं, तो हाँ, 2, 5, 10 साल, 20 साल के बाद ही हाथ में आएगा, और ये हाँ, देखो परफेक्शनली तेजी आएगी। हाँ, अगर आप निवेशक है, तो मेरा पर्सनल व्यू है कि आज 80% की तेजी के बाद अगर आप फिर से 80% की तेजी की उम्मीद कर रहे हो, हाँ, वो गलती है। क्योंकि जैसे कहा भी जाता है ना, पास्ट परफॉर्मेंस इज नॉट अ प्रॉपर इंडिकेटर। तो हाँ, पुरानी तेजी को देखकर आज के चक्कर में मत पड़िए। हाँ, आप यहाँ पे निवेश कीजिए, ईटीएफ द्वारा कीजिए, सेबी रजिस्टर कुछ अच्छे प्रोडक्ट्स है, म्यूचुअल फंड में हम मल्टी एसेट फंड है उसमें डालिए, बट एसआईपी के द्वारा डालिए। उससे होगा क्या कि इनकेस अगले 2, 3, 6 महीने में अगर कुछ करेक्शन आ भी जाता है तो उसका बेनिफिट मिलेगा। बहुत बार होता है आदमी चढ़कर ऊपर ले लेता है, फिर बाद में पछताता है, यार ये मेरे काम की चीज नहीं है। तो एसआईपी का द्वारा जो रहता है वो बहुत अच्छा होता है, जिससे क्या होता है, इनकेस अगर कुछ अनसर्टेनिटी अगले 2 महीने में है भी, 2, 3 महीने में, तो आप उस चीज को एब्जॉर्ब कर लोगे। तो हाँ, छोटा निवेश कीजिए, रेगुलर कीजिए और बने रहिए। अभी भी सोना चांदी अच्छा है, बट हाँ, ये एक्सपेक्ट मत करना साल भर में डबल कर देगा। अभी जो भी आज की डेट में निवेश कर रहे हो, वो 2 से 3 साल का व्यू लेकर निवेश करना। हाँ। अजय जी, आप हमारे साथ जुड़े, बातचीत की, चर्चा की, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।